हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग ट्राइब, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज का जो हमारा टॉपिक है, पार्ट नंबर 1 इसका ये देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। भावना मिश्रा जी, नेहा गुप्ता, आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो ट्राइब, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज, ये हमारा जो है आज का इसका पार्ट नंबर 1 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1। सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेंड्स अगर हमारे आज के सेशन की, तो आज के सेशन के अंदर में हम लोगों ने पढ़ना क्या है। आज के सेशन में हम लोगों ने देखना है कि जो भारत के अंदर में इतनी सारी अलग अलग प्रकार की जो जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि गख्खर है, गोखर है, ठीक है, इसके बाद में लंघाज है, आपकी अरघुंस है, भील जनजाति बहुत फेमस, ठीक है, कोलीज, गोंड जनजाति। तो ये सारी जो जनजातियां है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती थी और इनकी क्या स्पेशलिटीज है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने देखनी है। आप लोगों को मैं हिंदी में भी इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोग देख सके कि अलग अलग जगह पे, जैसे कि आप लोग देखो सकते हो कि पंजाब के इलाके में गख्खर और गोखर, ठीक है, ये वाली जनजातियां पाई जाती थी। पहले यहाँ पर में गोखर जो खोखर जनजाति थी, ठीक है, इसका बोलबाला था। बाद में इस जनजाति के जगह पे गख्खर जनजाति जो है उसका वर्चस्व ज्यादा बढ़ गया। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में लंगाह जनजाति देख रहे हो, यहाँ पर में बलूची जनजाति देख रहे हो। बलूचिस्तान का इलाका है पाकिस्तान में, बलूची नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, वहां पर में आप लोग यहाँ पर में बलूची जनजाति देख रहे हो। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में भील, ये गोंडवाना का इलाका है, ये वाला गोंडवाना का इलाका, गोंड जनजाति यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, तो ये जितने भी जनजाति आपने यहाँ पर मैं देखी है, ये पूरी की पूरी जो जनजातियां है, ये जनजातियां, ठीक है, आपस में किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से ये क्या करते थे, आपस में नातेदारी में जुड़े हुए होते थे, ठीक है। प्रत्येक सदस्य, मतलब ये छोटी सी जनजाति है मान लो, और वो कई सालों से एक साथ ही रह रहे हैं, ठीक है, एक साथ ही रह रहे हैं ये इस इलाके के अंदर में। कोई भी एक जनजाति ले लो, गख्खर जनजाति ले लो आप लोग, गख्खर जनजाति हजारों सालों से एक ही जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो जनजाति है आप लोगों की, ये सारे के सारे लोग किसी ना किसी नातेदारी में बंधे ही होंगे। आप लोगों का होता नहीं है यहाँ पर में, भावना मिश्रा जी, आपके लिए रिश्ता आया होगा कि ये मामा के, ताया के, चाचा के, बुआ के लड़के की मौसी का, भाई के भतीजे का, चाचा का लड़का का, मामा का बेटा है, ठीक है, अच्छा लड़का है, ठीक है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, इसकी पूरे 12,500 रुपए इसकी सैलरी है, ठीक है, और अगले 2.5-3 साल के अंदर में परमानेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो रिश्तेदारी में बंधे हुए होते हैं हम लोग कहीं ना कहीं दूर दराज से। अब ये लोग तो हजारों सालों से एक इलाके में रह रहे हैं बेसिकली, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपस में प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन में जुड़े हुए ही होंगे कहीं ना कहीं के। तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ये सामाजिक नियम और कर्म कांडों में नहीं मानते थे। अब ये नहीं करते थे कि ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है, ओम भट्ट स्वाहा, यहाँ पर में हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है, भगवान प्लीज नेहा की शादी मत करवा देना सीटेट के पहले, और एक यार प्लीज जल्दी से एक आध सुपर टेट तो निकलवा दो या DSSS भी निकलवा दो, ठीक है। तो सामाजिक नियम मतलब कि ऊंची जाति और नीची जाति, इसमें ये लोग नहीं बंधे हुए थे, और कोई कर्म कांड वगैरह भी नहीं करते थे, ओम भट्ट स्वाहा वगैरह की भाई बलि देना है या फिर कर्म कांड करना है, ऐसा कुछ उनका नहीं था। उसके अंदर में वो लोग जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर में नहीं मानते थे ये लोग। सामाजिक नियम और कर्म कांड के अंदर में ये लोग जो है सोशल रूल्स जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में है उसमें, और रिचुअल्स वगैरह के अंदर में नहीं मानते थे जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर में है। ना ही ये लोग असमान वर्गों में विभाजित थे, छोटी जाति, ऊंची जाति, अलग अलग इसमें भी विभाजित नहीं थे ये लोग। मतलब एक जनजाति के लोग हैं, ठीक है, अगर वो लोग, तो वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग असमान वर्गों में बटे हुए, कोई छोटी जाति का है, कोई ऊंची जाति का है। अगर एक जनजाति के लोग हैं तो सारे के सारे समान लोग हैं। वो लोगों में जात पात नहीं होती थी। जैसे जैसे ब्राह्मणिकल व्यवस्था का विस्तार हुआ वैसे वैसे जात पात बढ़ी। इसका एक एग्जाम्पल हमको नॉर्थ ईस्ट के इलाके में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स वेदों का निर्माण इस साइड में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में काफी लेट पहुंचा वो वेदों वाला जो सिस्टम है या जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा लेट पहुंचा।
तो इस इलाके में जो है बहुत लंबे समय तक कोई जाति व्यवस्था थी ही नहीं, सिर्फ जनजातीय व्यवस्था थी। आज भी जनजातीय व्यवस्था है। जैसे अभी मणिपुर के अंदर में आपको पता है हिंसा हो रही है, वो जाति में नहीं हो रही है, वो जनजातियों में हो रही है। दो जनजाति है, दो अलग अलग जनजातियां है, ठीक है, वो जनजातियों में हो रही है। जनजाति के अंदर में उनकी बहुत एकता होती है, बहुत ज्यादा एकता उन सब के अंदर में। इसी वजह से मणिपुर के अंदर में जो भी हो रहा है वो पूरा का पूरा इस वजह से हो पाया क्योंकि दो जनजातियां लड़ रही है और दोनों जनजाति में बहुत मतलब एक अपनी जनजाति के लिए एकता और इधर में अपनी जनजाति के लिए एकता। इवन जो पुलिस वाले हैं वहां पर में उनके अंदर में तक ये हो गया था, इतना खतरनाक वो चीज आ गई है। इस वजह से वो मणिपुर अभी जल रहा है, मणिपुर पूरा। तो वहां ये सारी चीजें, वो जाति व्यवस्था नहीं थी, वो अपनी एक जनजाति के अंदर में वो यूनिटी से रहते थे, अपनी जनजाति के अंदर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स कि ये किसी ना किसी तरीके से रिश्तेदारी नातेदारी से बंधे हुए होते थे, चाचा के, चाचा के ताया के मामा का लड़का, ठीक है, कुछ ना कुछ होता था उन लोगों का। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जनजाति जो है, इतनी सारी जो जनजातियां हमने देखी हमारे भारत के नक्शे के ऊपर में अलग अलग इलाके पे, ठीक है, ये जो जनजातियां है, कुछ जनजातियां ऐसी थी जो खेती पर अपना जीवन यापन करती थी, ठीक है, मतलब अपना जीविका किस पर चलाती थी, खेती पर चलाती थी, खेती करती थी। और कुछ ऐसी जनजातियां थी जो शिकार करती थी, शिकारी थी जाके, ठीक है। हनी सिंह की फैन थी वो, ठीक है, मैं हूँ शिकारी कुड़िए खाली मेरा वार नहीं जाता, ठीक है, तू मुझके ना जा पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। आता भी तो बेचारों को कोई कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, ठीक है। तो आगे में उसके बारे में बात करेंगे हम लोग क्योंकि अखबार के बारे में, इस वजह से मैंने यहाँ पर मैं लाइन बोली है आप लोगों की अखबार वाली, याद रखना। जनजाति जो लोग हैं, ये कुछ जनजातियां ऐसी थी जो खेती पर निर्भर थी, कुछ जनजातियां ऐसी थी जो शिकारी और संग्रह करता हुआ करती थी या पशुपालक थी, ठीक है। खेती नहीं करते थे, ये जंगल जाते थे, शिकार करके लेकर आते थे, ठीक है, और या फिर वहां से जो भी आलू टमाटर प्याज या जो भी उनको फल खाने के लिए मिल जाए वो लेकर आते थे, या फिर पशुपालक हुआ करते थे, जानवरों को पालते थे और जानवरों से जो प्रोडक्ट मिलता था उसको खाते थे। ये याद रखना है आपने। तो ऐसा नहीं था कि सारी की सारी खेती करती थी और ऐसा नहीं था कि सारी की सारी जनजातियां शिकारी या संग्राहक हुआ करती थी। ये आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ शिकारी थी, शिकारी संग्राहक और पशुपालक, और कुछ खेती या जीविका के लिए जो है खेती के ऊपर में निर्भर रहती थी। अब आसपास में जो भी भाई जो सामान है, जो भी संसाधन है, जंगल है, पानी है, उसका पूरा अच्छी तरह से इस्तेमाल करते थे वो लोग। भाई जो चीजें आपस में अवेलेबल रहेंगी वो फुल यूज करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज का अपने आसपास वाले इलाके का। अगर वो लोग जंगलों में रहते हैं तो जंगल के अंदर में जो भी चीजें मिलेंगी मस्त पैकी उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर कोई कोई पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वहां पर में जो भी चीजें मिलेंगी उसका पूरा इस्तेमाल करते थे अच्छे से। तो अपने आसपास वाले प्राकृतिक संसाधनों का पूरा अच्छी तरह से ये लोग इस्तेमाल करना सीख गए थे। इतने सालों से वही रहते थे तो ऑब्वियस सी बात है सीख ही जाएंगे सारी चीजें। तो अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते थे ये लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, कुछ ट्राइब्स जो है वो नोमैडिक भी हुआ करती थी, नोमैडिक, ठीक है, जिसको आज हम लोग एंटी भी कहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स। खाना बदोश, अब ये जनजातियां खाना बदोश जनजातियां कैसी थी अब मैं आपको उनके बारे में बता दूं। ये खाना बदोश जनजातियां हजारों सालों से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह घूमती रहती थी, ठीक है। ये बड़े इलाके को कंट्रोल करती थी, एक बड़ा सा इलाका होता था, इनका ग्रुप होता था, इनका ग्रुप पूरे बड़े से इलाके को कंट्रोल करता था, ठीक है। और ये क्या करते थे, अपने ग्रुप के साथ में पूरा का पूरा मूव करते थे, मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते थे। घूमने को ही वो नोमैडिक या फिर खाना बदोश कहा जाता है, घुमंतु बोल सकते हैं आप लोग इनको, ठीक है। खाना बदोश जनजातियां, ठीक है, खाना बदोश नोमैडिक, एक जगह से दूसरी जगह जो घूमती रहती है, ठीक है। आप हंस क्यों रहे हैं पहले ये भी बताइए सर, क्योंकि मेरे साथ मेरे स्टूडियो में एक पर्सन बैठे हुए हैं, वो नोमैडिक ट्राइब है बेसिकली, उनके पूर्वज, ठीक है, इसी वजह से मैं हंस रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टूडियो में अभी एक पर्सन है, उनके पूर्वज नोमैडिक ट्राइब हुआ करते थे, वो एंटी नोमैडिक ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते, वो इस वजह से मैं हंस रहा था, ठीक है। कैमरामैन संतोष के साथ, ठीक है, दीपक चौरसिया आज तक वो वाला काम है ना, तो हमारे स्टूडियो में भी लोग होते हैं। चलिए, ये लोग जो है फॉरेस्ट में रहा करते थे, जंगलों में, हिल्स में रहा करते थे, ठीक है, ये याद रखना है।
पहाड़ियों के ऊपर में, जंगलों में, ठीक है, डेजर्ट में भी रहते थे कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब अलग अलग इलाकों में रहा करते थे, जहां पर में पहुंचना डिफिकल्ट हो वहां भी पहुंच जाते थे घूमते फिरते ये लोग, ठीक है, घूमते फिरते कहीं पे भी चले जाते थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। बट इनकी सबसे बढ़िया बात क्या थी पता है आप लोगों को? अब मैं मान लो कि पूरा का पूरा एंटी ट्राइब हो, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब है यहाँ पर में हम लोग। अब घूमते घूमते हम चले गए और वहां पर में कहीं तो भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी रहती है, ठीक है, हम कोई गांव में चले गए, उन लोगों के साथ में झगड़ा झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा झगड़ी हो गई उनकी कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जो भी हिंदू सोसाइटी थी, ठीक है, कास्ट बेस्ड वाली सोसाइटी जो गाँव में रहती, उनके साथ में कई बार क्लैश हो जाता था उनका, ठीक है। उस इलाके के आसपास में अगर कोई कास्ट बेस्ड सोसाइटी है तो नोमैडिक ट्राइब का उनके साथ में झगड़ा झगड़ी भी हो जाती थी। पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज के साथ में कई बार क्लैशेस भी देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को पास्ट में। तो नोमैडिक ट्राइब हमने देखा कि काफी सारी प्रकार की जनजातियां होती है, ठीक है। कुछ जनजातियां खेती पर निर्भर थी, तो कुछ पशुपालक और संग्राहक थी। बट कुछ जनजातियां जो है नोमैडिक ट्राइब भी हुआ करती थी आपकी, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती थी, पहाड़ों पर, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में घूमते रहते थे। और कई बार कास्ट बेस्ड सोसाइटीज के साथ में उनका झगड़ा झगड़ी भी हो जाती थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जो नोमैडिक लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब है, वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ होते हैं नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, खानाबदोश चरवाहे, जो अपने जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जानवर है उनके पास में बहुत सारे, ठीक है, 15-20 गाय है, 100-200 बकरियां है, ठीक है, 25-30 ऊंट है, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के जानवर है। सब जानवरों को लेकर इधर उधर चरवाने के लिए घूमते रहते हैं, ओके। तो अपने जानवरों को लेकर ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जा सकते थे। आज भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ लोग हैं अभी भी जो अपने जानवरों को लेकर इधर उधर घूमते हैं। आप रास्तों पे देखना, उनका पूरा का पूरा लॉट जाता है, ठीक है, पूरा का पूरे एक साथ वो लोग जाते हैं। कभी किसी ने देखा है कि रास्ते के ऊपर में ऐसे बहुत सारे लोग अपने पूरे जानवरों को लेकर जा रहे हैं, ठीक है? कभी किसी ने देखा है आप लोगों में से? मैंने देखा है ऐसा, ठीक है, वो पूरे एक साथ जाते हैं वो लोग, एक साथ बहुत सारे लोग। तो ये लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपने जानवरों के साथ में, ठीक है। और जो भी मिल्क मिलता है जानवरों से, या जो भी पेस्चुरल प्रोडक्ट मिलता है, उसके ऊपर में जिंदा रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध से जो भी और प्रोडक्ट बन सकते हैं, मीट वगैरह खा लेते हैं वो लोग, अगर जानवर है उनके पास में तो वो सब भी खा लेते हैं। इसके अलावा जो है ये क्या करते हैं कई बार, जो दूसरी सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट लोग हैं, जो लोग एक जगह पे रहते हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ में चीजें एक्सचेंज भी कर लेते थे। इनके पास में जानवरों की वूल होती थी, ठीक है, ऊन जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है, आप लोगों का। फिर उसके बाद में आप लोग मिल्क है, घी है, इसके अलावा और भी अंडे, अगर मुर्गी है तो अंडे। तो बहुत सारी जो भी चीजें इनके पास में होती थी, वो जाते थे एग्रीकल्चरलिस्ट लोगों के पास में, लो जो सेटल्ड लोग हैं उन लोगों के पास में, उनको वो दे देते थे। और उसके बदले में वो लोग अनाज ले लेते थे, कपड़े ले लेते थे, बर्तन वगैरह ले लेते थे। तो चीजें अदला बदली कर लेते थे वो लोग कई बार, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने। स्क्रीन थोड़ी छोटी कीजिए सर, स्क्रीन को छोटी कर दूं? जय माहिष्मती बोल के मतलब कैसे करना है इसको, कैसे करूं? मतलब मेरे से तो नहीं होंगे ऐसे छोटी, उसको कैसे कर दूं मैं छोटी उसको? ठीक है, बताओ अभी। स्क्रीन को ही छोटी कर दो बोल रहे हैं यार यहाँ पर मैं। आप हमसे कुछ और मांग लेते तो शायद हम आपको दे भी देते, बट आपने तो हमसे मतलब हमारी स्क्रीन ही मांग ली। चलो कोई नहीं। कि कौन था ये वैसे? महवाश। अगर आपके 135 प्लस आ गए ना सीटेट के अंदर में, तो पक्का आपके मोबाइल की स्क्रीन बड़ी कर दूंगा मैं, पक्का। मेरे पास में एक जादू है। 135 प्लस चाहिए मेरे को बस, लेकिन ठीक है। लाके दोगे क्या बताओ? सिर्फ आपके बोलने पर मैं स्क्रीन जो है वो छोटा कर रहा हूँ। मैं आपकी स्क्रीन बड़ी कर दूंगा। मेरे को 135 चाहिए लेकिन आपसे 135। बताओ महवाश। चलो डन, डील डन। महवाश ने बोल दिया ओके सर। अब वो लेकर आएंगे 135, मैं उनको बड़ी वाली स्क्रीन वाला मोबाइल दे दूंगा।
सबके लिए या उनके लिए, जो जो लेकर आएगा उसके लिए। चलो ठीक है, ठीक है, आप लोगों में से जो जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहा है और जो 135 प्लस लेकर आएगा। तो नोमैडिक पैस्चुरलिस्ट के बारे में क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, जो खाना बदोश चरवाहे थे, जो ऐसे खाना बदोश, खाना बदोश मतलब ऐसे नहीं कि बस बैठ के खा रहे हैं जी, लाओ बिरयानी खाने बैठे हम लोग तो खाना बदोश, खाना बदोश, खाना बदोश नहीं, खाना बदोश मतलब घुमंतु लोग, घूमने वाले लोग। कई सारे लोगों को मैंने देखा जो खाना बदोश मतलब शब्द सुनते हैं, खाना बदोश मतलब लोग कौन थे यार, ये खाने वाले लोग थे क्या? नहीं भाई, खाना बदोश मतलब घुमंतु लोग, बस इतना याद रखना है हिंदी के अंदर में, ठीक है? ओके, तो खाना बदोश लोग लॉन्ग डिस्टेंस जाते थे, जो उनके पास सामान होता था, मिल्क वगैरह जो होता था उसके ऊपर में जिंदा रहते थे। कई बार जो उनके पास सामान है वो एग्रीकल्चरलिस्ट लोगों के साथ में, किसान लोगों के साथ में एक्सचेंज भी कर लेते थे ताकि और अच्छे से जिंदगी जी सके। काफी सारे जो पेस्चरलिस्ट लोग हैं वो जानवरों को भी बेचा करते थे, जैसे कि गाय पाली, घोड़े पाले और उनको बेच दिया, उसके बदले में वो कुछ और चीजें ले लेते थे, ठीक है? उनका सौदा भी कर लेते थे, जैसे मान लो कैमल्स वगैरह उसको बेच दिया, ठीक है? गाय वगैरह है, घोड़े वगैरह उनको पालते थे, उनको बेच भी देते थे, घुमा, क्योंकि वो पेस्चुरलिस्ट है, काफी सारे जानवर हो जाते थे उनके पास में, है ना? अब लेकिन कुछ बंजारे ऐसे भी होते थे फ्रेंड्स, जो के व्यापार करते थे, व्यापारी होते थे वो लोग, ठीक है? जैसे बंजारा, ये भी नोमैडिक लोग ही है, बंजारा, ठीक है? अब हमारे पास में जो एंटी है वो कौन से वाले किसमें आते थे, पेस्चुरलिस्ट में आते थे या बंजारे में आते थे, वो पता करना पड़ेगा आज मेरे को, ठीक है? क्योंकि बंजारे लोग जो है ना वो ट्रेडर नोमैड्स होते थे, ट्रेडर्स। ट्रेडर मतलब कि भाई इनको व्यापार करना पसंद था, व्यापारी खाना बदोश थे। ये लोग क्या करते थे, कारवा होता था इनका, कारवा, जिसको टांडा बोलते थे। अब यहाँ 2 बार टांडा हो गया तो टांडा टांडा मत कर लेना, एक ही है, एक ही टांडा। टांडा, टांडा मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये याद रखना आप लोग। जो बंजारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे पूरे के पूरे बंजारे, यहाँ पर में बहुत सारे बंजारे 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 बंजारे, ठीक है? ये है, एक साथ जा रहे हैं। इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? इनके ग्रुप को टांडा बोला जाता है, टांडा। ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज टांडा? टांडा होने, टांडा जो है फ्रेंड्स, ठीक है, टांडा मतलब जो बंजारों का ग्रुप होता था, जो कारवा होता था। कारवा मतलब क्या है? ग्रुप, ठीक है? हम तो अकेले ही चले थे जानी पे मंजिल, हम तो अकेले ही चले थे जानी पे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया। तो वो कारवा बनता चला गया मतलब वो ग्रुप बनता गया, समझ गए ना अब? ठीक है? जो शब्द, जो बात आसानी से समझाई नहीं जा सकती, शायद कभी कभी वो शायरी सुना के समझ जाते हैं आप लोग, हाँ आप समझ गए सर, ठीक है? ऐसा वाला होता है आपका। तो कारवा मतलब ग्रुप बेसिकली, ओके। इनके बारे में काफी जानकारी मिलती है हमको। अलाउद्दीन खिलजी को जानते हो आप लोग? नहीं जानते तो नहीं होंगे, लेकिन नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऐसा बोलेंगे हमारे चाचा का लड़का थोड़ी है सर वो, नाम तो कभी ना कभी सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है? दिल्ली सल्तनत का एक राजा था अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, बंजारे लोगों का इस्तेमाल इसने बहुत अच्छे से किया। बंजारे लोग क्या थे भाई, एक जगह से दूसरी जगह बहुत एकदम पहाड़ी रास्ते और एकदम बीहड़ जो इलाके होते थे वहां से भी बहुत आसानी से निकल जाते थे, क्योंकि उनको आदत थी। तो फ्रेंड्स, बंजारे लोगों का इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो भी ग्रेन्स होते थे, जो अनाज होता था, उसको सिटी के मार्केट तक पहुंचाना होता था गांव से। तो बंजारे लोगों को ये ऑर्डर दे देता था कि भाई तुम लोगों का काम है, तुम लोग जो है क्या करोगे, वहां से सामान गांव से उठाओगे और मार्केट तक पहुंचाओगे, क्योंकि वो लोग बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकते थे। घुमंतु लोग थे, उनको आदत थी घुमन इतने हजारों सालों से घूमने की, इधर से उधर उनके जीन्स में था, उनके परवरिश के अंदर में आता था, उनके पूर्वजों की देन थी वो, ठीक है? जैसे जैसे अपब्रिंगिंग होती थी तब भी उन्होंने बचपन से सीखा हुआ होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल अनाज को शहर के मार्केट तक पहुंचाने में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था बंजारों का इस्तेमाल अनाज को शहर के मार्केट तक पहुंचाने में? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल एक बादशाह था जहांगीर, मुगल के समय में जो बाद में आया, पहले दिल्ली सल्तनत आई थी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर 200-300 साल के बाद में करीब जहांगीर आया। तो जहांगीर ने भी अपने मेमोयर, अपने संस्मरण में लिखा है, अपनी बुक जो थी ना उसकी, उसके अंदर में उसने लिखा है, जहांगीर नामा के अंदर में, कि बंजारों ने, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के से अपने बैलगाड़ियों पर अनाज ढोया और कस्बों में बेचा। मतलब सम्राट जो जहांगीर था उसने भी आप लोगों को इसके बारे में बताया है, ठीक है? बंजारों के बारे में बताया है कि बंजारे जो है वो क्या करते थे, अपना अनाज ले जाकर दूर दूर बेचा करते थे, ठीक है? तो अनाज ढोते थे अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर में और कस्बों में, शहरों में ले जाकर बेचा करते थे ये। ऐसा इसने बताया, किसने? जहांगीर ने। तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आए बंजारों के साथ में तो शहर, समझ जाना, शहर में बाजारों तक पहुंचाने में इस्तेमाल करता था। और जहांगीर ने भी इसके बारे में बताया है। जहांगीर ने एक बात और बताई आपको, ठीक है?
किसी को बताना मत, ठीक है। जहांगीर ने एक बात बताई, राज की बात है ये, ठीक है। दूसरे सैनिकों को पता नहीं चलना चाहिए, दूसरी सेनाओं को। उन्होंने सैन्य अभियानों के दौरान, मान लो कि मुगल सेना दूर दूर तक है, दूर में इधर में कभी कहीं तो भी है मुगल सेना, राजधानी यहाँ है, अनाज यहाँ पर में है, यहाँ से मुगल सेना तक अनाज पहुंचाना है। तो क्या किया, सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाना पहुंचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल परिवहन के रूप में किया जाता था। उनको बोलते थे खाना लेकर चले जाओ उनके लिए, ठीक है, खाना पहुंचा दो हमारी सेना तक, ठीक है। तो जहांगीर ने ये बताया है कि मुगल सेना, ठीक है, जो है बंजारों का इस्तेमाल, मुगल सेना जब अभियान पर जाती थी और उनके पास में खाने की कमी हो जाती थी तो उन तक खाना पहुंचाने के लिए भी बंजारों का इस्तेमाल करते थे, और वो बड़े आसानी से उन तक खाना पहुंचवा देते थे। मतलब उस समय के जोमेटो और स्विगी थे ये लोग, खाना पहुंचाने के लिए इधर उधर मतलब आराम से पहुंचवा देते थे। बंजारे लोग ये व्यापारी खाना बदोश थे। तो बंजारे क्या थे, व्यापारी खाना बदोश थे, ये याद रखना आप लोगों ने, ट्रेडर नोमैड्स थे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे जो ट्राइब्स है, चाहे वो खाना बदोश हो, चाहे वो खेती करते हो, चाहे वो शिकारी हो, काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी फ्रीडम, ठीक है, और अपने कल्चर को बचा के रखा था काफी लंबे समय तक, हजारों सालों तक। लेकिन धीरे धीरे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ठीक है, और जो ट्राइबल सोसाइटीज है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर में निर्भर होने लगी, धीरे 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 कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर में निर्भर होने लगी, दोनों में घुलना मिलना हुआ, और काफी सारी जो ट्राइबल सोसाइटीज है उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में शामिल करवा लिया गया। मतलब वो अलग थलग रहती थी, उनमें ऊंच नीच कुछ नहीं थी, लेकिन अब धीरे 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 वो भी कास्ट सिस्टम का पार्ट बनते गए धीरे धीरे। काफी लंबे समय तक इन्होंने अपने आप को दूर रखा था इन सारी चीजों से, बट जो ट्राइबल लोग थे वो कुछ जरूरत का सामान, कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो सेटल्ड लोग थे, उन लोगों के उनसे लेने के लिए निर्भर थे, और कुछ ऐसे थे जो ट्राइबल लोगों पे निर्भर थे जड़ी बूटियां या जंगली सामान वगैरह लेने के लिए। तो एक दूसरे से मिक्सअप होने के कारण जो ट्राइबल्स लोग हैं वो भी कास्ट बेस्ड सिस्टम का ही हिस्सा बन गए धीरे धीरे। अदरवाइज ट्राइबल लोग जो थे, आप उनके इतिहास को पढ़ोगे, आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई रिटर्न रिकॉर्ड रखा ही नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा, ठीक है, कि मैं हूं शिकारी कुड़िए, खाली मेरा वार नहीं जाता। तो शिकारी हो सकते हैं वो लोग, लेकिन उनके घर अखबार नहीं आता था, सच में नहीं आता था, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, और अखबार था भी नहीं उस समय में, और आता होता भी तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। तो उन्होंने अपना रिटर्न रिकॉर्ड रखा है क्या कहीं पे, ठीक है, उन्होंने रिटर्न रिकॉर्ड रखा है क्या यहाँ पर, मैंने नहीं रखा है। उन्होंने जो भी उनके कल्चर थे वो ओरल ट्रेडिशन के रूप में आगे बढ़े, ओरल ट्रेडिशन के रूप में, मतलब ओरली एक ने दूसरे को बताया, दूसरे एक जनरेशन ने दूसरे जनरेशन को, दूसरे जनरेशन ने तीसरे जनरेशन को, तीसरे जनरेशन ने चौथे जनरेशन को, ऐसे। अब इसका एक एग्जांपल आपको अपने घर में देख लीजिए। मान लीजिए कि रिमझिम कुमारी जो है वो नई नई बहू बन के जाती है अपने ससुराल में। अब सासू माँ कहती है कि ये हल्दी वाला हाथ लो और दीवार पे छाप लगाओ। अब वहां है तो नहीं ना रिमझिम कुमारी का, यहाँ पर शर्मा जी का संविधान, शर्मा जी के संविधान के आर्टिकल नंबर 26 के पार्ट नंबर 2 के अंदर में लिखा हुआ है कि जब नई बहू आएंगी तो छाप छोड़ेंगे। अरे वो ओरल ट्रेडिशन है, एक जनरेशन से दूसरे, उनकी सासू माँ आई थी तब लगवाया था, फिर वो आई थी तो उन्होंने लगवाया था, वो आई थी तो उन्होंने लगवाया था, वो चलता रहा आगे। तो जो समृद्ध रीति रिवाज है वो मौखिक परंपराओं से ही संरक्षित किए गए, लिखे नहीं गए कहीं पे भी आप लोगों के, ये याद रखना है आप लोगों ने। सोनम, अगर ऐसे कुछ कुछ ऐसे जो इससे कंटेंट से रिलेटेड पूछोगे तो क्यों गुस्सा करेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ट्राइबल पीपल जो थे उन्होंने अपना रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओरल ट्रेडिशन उन लोगों का था, ओरल ट्रेडिशन। एक क्वेश्चन था इसी पर आधारित, एक पूछा गया, आप लोग बताना कि इनमें से कौन सा वाला गलत है। आराम से करो। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर में इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है। कौन सा वाला जनजातीय लोगों के बारे में, कौन सा वाला उनके इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन सा वाला कथन गलत है, ठीक है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों को मौखिक परंपराओं के रूप में संरक्षित किया है, मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन है उनके, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, मौखिक परंपराएं थी, ये बिल्कुल सही है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता था। आपको बताया ना कि जनजातीय लोग एक दूसरे की जरूरतों के ऊपर में निर्भर रहते थे, सही बात है एकदम। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है,
क्योंकि अब वो जंगलों में रहते थे। अब इब्न बतूता पहन के जूता टुकड़ुक टुकड़ुक भारत आया, मान लो मोरक्को देश से समकालीन इतिहासकार भारत आए या मुसाफिर भारत आया, और वो जा रहा है यहाँ पर में, ठीक है, जंगल में, मध्य भारत के जंगल में, बोले कि गोंडवाना जनजाति को देखेंगे करके अपन लोग, गोंडवाना जनजाति के बारे में अपन लिखेंगे। वो गया वहां पर में, और बाद में पता चले कि उसका जो है वो तंदूरी फ्राई किया जा रहा है, उसको बढ़िया से सीख कबाब उसका बना के ऐसे वहां पर में। कौन जाएगा इतने अंदर में, ठीक है, जाने का रास्ता भी नहीं था उधर में, उन लोगों की तरफ में जाने का ज्यादा जानकारी भी अवेलेबल नहीं थी उन लोगों के बारे में। तो समकालीन इतिहासकारों ने या मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, बहुत कम जानकारी अवेलेबल है हमारे पास में लिखित में। इतिहासकार जो थे उस समय के, उनको भी बोल रहे कि उनके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता है अंडमान निकोबार के अंदर में एक आइलैंड है, उसको सेंटिनलीज आइलैंड बोला जाता है। उस आइलैंड के ऊपर में जो जनजाति लोग रहते हैं, वो जनजाति आज तक, ठीक है, मेन स्ट्रीम दुनिया से कटी हुई है। उसको कुछ नहीं पता, भारत का ही हिस्सा है वो आइलैंड, उसको यही नहीं पता भारत क्या है, भारत कब गुलाम बना, भारत आजाद कब हुआ, कुछ नहीं पता, ठीक है। वो अभी भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि वो लोग 50,000 साल पहले रहते थे। अफ्रीका से माइग्रेट होकर गए होंगे शायद वो लोग 50,000 साल पहले, और आज भी वैसे ही रहते हैं, ठीक है। और अभी 2-3 साल पहले खबर आई थी कि एक ईसाई मिशनरी था, एक ईसाई धर्म का व्यक्ति, वो उसने सोचा, क्योंकि वो आखिरी बची हुई जनजाति है, ठीक है, आखिरी जनजाति बची है जो दुनिया से, जिसको पता ही नहीं दुनिया के बारे में, कुछ भी कुछ नहीं पता उसको कि क्या हुआ दुनिया में, टीवी का आविष्कार हो गया ऐसे भी पढ़ सकते, मतलब कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल एकदम आदि मानव वाला जीवन जीते अभी भी वो लोग। तो उनके तरफ गए थे, उनको लगा कि भाई ये तो कोई दुश्मन आ गया है, तो उसको तीर वगैरह मार के उन्होंने मार दिया था उसको, ठीक है, फिर वो मर गया वो। तो अलग थलग ही रखा है उनको हम लोगों ने, हम जाते नहीं उनके तरफ में, और ये भी घोषित करके रखा हुआ है कि भाई उनके तरफ में ना ही जाया जाए, अच्छा है, क्योंकि हम अगर उनके पास में जाएंगे, हाँ नंगो पुंगू रहते हैं रिमझिम जी वो लोग, अगर हम उनके तक जाएंगे तो एक्चुअल में हम उनको नुकसान पहुंचा रहे होंगे। कई सारे लोग बोलते कि यार जाओ उनसे बातचीत करो, उनको लेकर आओ बढ़िया से मस्त पैकी, हम जो है मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग जो है जो उनको भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बट आप ये सोचिए हमारे में इम्यूनिटी आ चुकी है, हम साधारण जो सर्दी जुकाम है हम ऐसे ही झेल जाते हैं, अगर हम जाएंगे ना तो वो लोग मर जाएंगे सारे के सारे लोग, अगर हम उनसे मिलेंगे तो, क्योंकि हमारे में जो बैक्टीरियाज है हमारे बॉडी में, आप में, हम सब में, उसके लिए प्रति हमारे में इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। आपको काफी सारी इम्यूनिटी आपके मम्मी पापा से मिली हुई है, ठीक है, इनबोर्न इम्यूनिटी आप लोगों के पास में, उनके पास नहीं है, वो हजारों सालों से अलग थलग पड़े हुए हैं, वो इम्यूनिटी है ही नहीं उनके अंदर, वो सब मर जाएंगे। वो जैसे जी रहे हैं जीने दो उन लोगों को, उन तक जाने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो ऐसा भी है एक जनजाति, सेंटिनलीज बोला जाता है उनको, हमने ही नाम रखा है, उनको तो ये भी नहीं पता कि हम उनको सेंटिनलीज बोलते हैं करके, ठीक है, हमने उस आइलैंड का नाम सेंटिनलीज आइलैंड रख दिया और उन जनजाति को सेंटिनलीज बोल दिया, बेचारों को ये भी नहीं पता कि हमारा नाम क्या है करके, वो अपने आप को चाहे जो बोलते होंगे, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, जो भी जनजाति लोग होते थे उन तक पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि वो लोग कई बार बाहर के लोगों को आने नहीं देते थे। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया आपको, अधिकांश जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है, नहीं, गलत, उनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, तो लिखित दस्तावेज कैसे रखेंगे, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ज्यादातर ट्राइब ने लिखित दस्तावेज रखा है, ये बोलना गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई लिखित दस्तावेज इन लोगों ने नहीं रखा है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है आप लोगों का, ठीक है, लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, याद रहेगा आप लोगों को, गुड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। 2012 में एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर तक के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था, ठीक है, बंजारे लोगों को शहर में भेजने के लिए बंजारे लोगों का इस्तेमाल किया था अनाज को शहर में भेजने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी इसके अलावा जो जहांगीर है उसने भी अपने संस्मरण में, अपने बुक में इनका उल्लेख किया है, लेकिन बाजार तक भेजने में, बाजार तक अनाज को पहुंचाने में इस्तेमाल कौन करता था, अलाउद्दीन खिलजी करता था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा ट्राइब
नोमैड एंड अदर कम्युनिटीज वाला जो एक पोर्शन था जो हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोग उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। मैं एक बार जल्दी से आप लोगों को पूरा का पूरा रिवाइज करवा देता हूँ कि पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या देखा था और क्या क्या चीजें हम लोगों ने उसमें की थी। ठीक है। आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स, हमने देखा था कि हमारे भारत के अंदर में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो है जनजातियां रहती है। ठीक है, बहुत सारी जनजातियां है, अलग अलग इलाके के अंदर में जनजातियां है भारत के अंदर में। इन जनजातियों को बारे में हमने देखा था कि ये सामाजिक नियमों से बंधे हुए नहीं थे, कोई कर्म कांड में भी नहीं मानते थे ये लोग, कोई रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म नहीं करते थे। ठीक है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर में जो कर्म कांड होते थे वो इन लोगों में नहीं थे। ठीक है, जनजाति के जो लोग थे हजारों सालों से साथ में रह रहे थे, तो हर कोई एक दूसरे से कोई ना कोई नातेदारी में बंधा हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करते थे, अपने आसपास वाले नेचुरल रिसोर्सेज का वो लोग। ठीक है, कुछ जनजातीय लोग जो है वो खेती करते थे, कुछ लोग शिकारी और संग्राहक करता थे, पशुपालक थे। इस तरीके की चीजें हम लोगों ने देखी थी। प्लस हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स की कुछ ट्राइब्स जो है वो नोमैडिक हुआ करती थी, घुमंतु, जिसको खाना बदोश भी कहा जाता है। खाना बदोश का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ओके, उसमें हमने देखा था कुछ खाना बदोश जो है वो पेस्चरलिस्ट है, चरवाहे, जो अपने जानवरों को चराने के लिए इधर से उधर घूमते हैं। ठीक है, अपने जानवरों को लेकर घूमते इधर से उधर। ओके, और दूसरे प्रकार के जो आपके नोमैड थे वो बंजारे देखा था अपन लोगों ने। बंजारे लोग, बंजारे जो है ये ट्रेडर नोमैड थे। ट्रेडर नोमैड का मतलब होता है व्यापारी खाना बदोश, जो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल शहर में बाजारों तक अनाज को पहुंचाने के लिए किया था। और जहांगीर ने भी इनके बारे में अपने बुक के अंदर में, जहांगीरनामा के अंदर में लिखा है। ठीक है, उसने बताया कि कैसे जो है मुगल सेना तक अनाज को पहुंचाने के लिए बंजारों का इस्तेमाल किया जाता था सैन्य अभियान के समय में। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। तो हम आगे में बढ़ते हैं। प्लस हमने देखा था कि ये लोग जो है पढ़ना लिखना जानते नहीं थे ये लोग, तो ओरल रिकॉर्ड रखा है इन लोगों ने सारा का सारा। ओरल, कोई लिखित रीति रिवाज है नहीं इनका, ओरल ही ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन इन लोगों का सारा का सारा, है ना। सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने इसका, इसके ऊपर में बेस्ड एक, कि भाई जनजातीय लोगों के बारे में कौन सा वाला गलत है। तो मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया इन लोगों ने, मौखिक रूप से ही इन लोग अपने ये चीजों को संभाल के रखते थे। विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे, जनजातीय समाज अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा जानकारी दी नहीं है इन लोगों के बारे में, क्योंकि जा नहीं पाते थे, जंगलों में रहते थे या दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में रहते थे ये लोग, या घुमंतु होते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो समकालीन इतिहासकारों ने बहुत कम जानकारी इनके बारे में अवेलेबल करवाई है, जनजातीय लोगों के बारे में। जो चौथा वाला पॉइंट था कि दस्तावेज लिखित रूप में रखा, ये गलत है। आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, लिखना पढ़ना आता ही नहीं था तो कहाँ से लिखित रूप में रखेंगे वो लोग। ठीक है, तो 4 इसका आंसर था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वाला भी हमने देखा था फ्रेंड्स की कौन सा मुगल कौन सा जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने अनाज को शहर के बाजारों तक भेजने के लिए बंजारों का उपयोग किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना। ये हमने देखा। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए 16वीं शताब्दी आते तक, मतलब आज से करीब 400-500 साल पहले की बात है, क्या हुआ कि ज्यादातर जो ट्राइब्स थे वो एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट हो गए, एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए वो लोग। ठीक है, इवन कुछ लोग, कुछ ट्राइब लोगों में से कुछ जो बड़े उनके नेता थे वो तो जमींदार वगैरह भी बन गए। ज्यादातर ट्राइबल लोग एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए, खेती हर बन गए, खेती करने वाले लोग बन गए वो लोग। और उनमें से जो उनके नेता लोग थे वो जमींदार वगैरह भी बन गए कुछ। ठीक है, ट्राइबल लोगों के अंदर में। बट ऐसी कुछ ट्राइब्स ऐसी भी थी जिन्होंने बोला कि नहीं, हम ब्राह्मणवादी विचारधारा या जो ब्राह्मणवादी जो एक सोसाइटी है ना, उसके अंदर में पार्ट हम लोग नहीं बनेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है हमेशा हंटर और गैदरर्स रहना ही स्वीकार किया। जैसे कि भील कम्युनिटी, तो भील क्लैन या भील जो वंश था या भील जो ट्राइब थी, उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया। वो लोग क्या रहे, हंटर और गैदरर ही बने रहे। तो आपको ये याद रखना है, ये वाला एक है कि 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, सरस्वती दुलांगे जी, उसके नीचे में ना कूपन, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, अप्लाई कूपन का, उसको कर दो। या फिर 76 वाले नंबर के ऊपर में, 7611101101 वाले नंबर के ऊपर में मैसेज ड्रॉप कर दो, टीम आपकी हेल्प कर देंगी उसके अंदर में। ठीक है, जो भी आपको लेना है 199 वाली टेस्ट उसके लिए। तो ये समझ में आया ना आप लोगों को ये चीज? ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है आप सभी लोगों को, ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट, कि भाई 16वीं शताब्दी आते तक ज्यादातर जो लोग थे वो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए थे, ये लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। ठीक है, और कुछ जो इनके नेता लोग हुआ करते थे वो लोग इवन जमींदार वगैरह भी बन गए थे, जमींदार बन गए थे। इसके अलावा कुछ क्लैंस ऐसी थी, ठीक है, कुछ क्लैंस ऐसी थी, कुछ जनजातियां ऐसी थी भील क्लैन टाइप की, जिन्होंने कभी भी जो है अपना पेशा नहीं छोड़ा, हंटर गैदरर या शिकारी संग्रहकर्ता बनना ही उन्होंने स्वीकार रखा। अब ये जो लोग आए थे नए वाले,
एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए, कुछ जमींदार बन गए। जाति व्यवस्था में इनको रखा गया है, जाति व्यवस्था में इनको रखा गया है। तो जाति व्यवस्था में कौन सी जाति में रखा गया होगा उनको? ज्यादातर लोगों को आप बताओ, क्या ऊंची जाति में रखा गया होगा उनको? ब्राह्मण बना दिया गया होगा क्या उन लोगों को? हम्म? हरप्रीत कौर होना चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ उसको, बाकी होना चाहिए उसके अंदर में, मैं एक बार ट्राई मैं देख के आपको कल बता दूंगा। संदीप कुछ भी नहीं था, पहली स्लाइड थी, इसके अंदर में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई 16वीं शताब्दी आते तक ज्यादातर जो ट्राइब लोग थे वो उन्होंने वो ट्राइबल गिरी छोड़ दी थी, अपनी जनजाति गिरी, और वो सेटल हो गए थे। ठीक है, इनमें से जो कुछ इनके नेता वगैरह थे वो लोग जमींदार वगैरह टाइप के भी बन गए थे, कुछ लोग कुछ जमींदार बन गए थे इनके नेता लोग, ट्राइबल लोगों के। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी थी जो कि पूरी की पूरी जनजातियां ही ऐसी थी जिन्होंने बोला कि भाई हम जो है एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं बनेंगे या उस व्यवस्था के अंदर में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जो व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। अब रखा गया तो इनको छोटी जाति के अंदर में ही रखा गया था। ठीक है, स्मॉल कास्ट के अंदर में रखा गया, छोटी जाति के अंदर में ही रखा गया। जो वर्ण व्यवस्था थी ना आप लोगों की, वर्ण व्यवस्था पता है आप लोगों को? हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है आप लोगों की, कौन कौन सी? ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब सबसे छोटे वर्ण के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना? तो ये जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर में भी छोटी छोटी जातियां है। ब्राह्मण में भी बहुत सारी जातियां है अलग अलग। ठीक है, जो क्षत्रिय है उनमें भी अलग अलग छोटी छोटी अलग अलग जातियां है। शूद्रों में भी अलग अलग जातियां बना दी गई थी, तो अलग अलग जातियां थी, तो बहुत सारी जातियां इमर्ज हुई, छोटी छोटी जातियां। ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो थे फ्रेंड्स, उन लोगों को जाति सिस्टम में छोटी जाति के अंदर में रखा गया। ठीक है, अगर किसी को ब्राह्मण में रखा भी गया तो ब्राह्मणों के अंदर में भी नई नई छोटी छोटी जातियां बना दी गई। ब्राह्मण, कुछ बड़े लेवल के ब्राह्मण, कुछ छोटे लेवल के ब्राह्मण। अगर उनको क्षत्रिय में रखा है तो कुछ बड़े लेवल के क्षत्रिय, कुछ छोटे लेवल के क्षत्रिय। ठीक है, इसी वजह से तो कुछ शूद्र लोग जो थे उनमें भी अति शूद्र, अति पिछड़े हो गए कुछ लोग, क्योंकि उनको बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर में रखा गया। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि जो ट्राइबल लोग थे उन लोगों को कास्ट बेस्ड सिस्टम में रखा गया, और ज्यादातर लोगों को छोटी वाली जाति सिस्टम में रखा गया, छोटी वाली जाति में रखा गया, छोटे वर्ण दिए गए। कुछ लोगों को ब्राह्मण अगर बनाया भी गया तो उसमें भी ब्राह्मणों के अंदर में भी और बहुत सारी जातियां निकल के सामने आ गई, कि ब्राह्मणों के अंदर में और जातियां बना दी गई ब्राह्मण वर्ण के अंदर में। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी रहा हो, ठीक है, ज्यादातर मेजोरिटी जो थे जिन लोगों ने जाति व्यवस्था को ज्वाइन किया या वो लोग हिंदुइज्म के अंदर में शामिल हो गए, उन लोगों को लोअर जाति में ही रखा गया कास्ट सिस्टम में। बस साफ सीधी बात, 100 की सीधी बात भाई। ठीक है, ज्यादातर जो लोग थे, ठीक है, नई जातियां बनी वर्ण व्यवस्था के अंदर में। केवल कुछ ही लोग थे जिनको बड़ी सिस्टम में रखा गया, कुछ को रूलिंग क्लास में रखा गया, क्षत्रिय बनाया गया उन लोगों को। ठीक है, काफी सारी नई नई जातियां बनी, बट मैक्सिमम लोगों को, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को छोटी जातियों के अंदर में रखा गया। जो ट्राइबल लोग अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आ गए थे, जो जो हिंदुइज्म के अंदर में आ गए थे उन लोगों को। ठीक है, देखो कास्ट सिस्टम जो है ना आप लोगों का, कि कौन सी कास्ट में रखना है करके, ठीक है, तो वो जो एक व्यवस्था होती थी, जो कास्ट जिस समाज के अंदर में वो लोग एंटर हो गए, धीरे धीरे घुल मिल गए। ऐसा नहीं था कि बस सब लोग आए यहाँ पर में, ठीक है, एक दिन, ठीक है, चलो मुहूर्त हो गया, अपने हथियार डाल दो, हम कास्ट सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे ज्वाइन हुए, कुछ लोग धीरे धीरे घुलना मिलना हुआ, सैकड़ों साल लग गए उसको यहाँ पर में। ठीक है, दशकों लग गया यहाँ पर में कि वो घुलते मिलते गए, घुलते मिलते गए। और घुलते मिलने रहने के कारण, ठीक है, धीरे 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 जो जो वो काम करते थे, जैसे कोई शिकारी थे तो उनको छोटी जाति के अंदर में ही रखा गया, छोटी जात उनको दी गई। जो ब्राह्मण थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ ये है वो है, उनके नाम के आधार पर, उनके काम के आधार पर। ठीक है, तो छोटे वाली जाति के अंदर में वो घुलते मिलते गए, धीरे धीरे हुआ कास्ट सिस्टम जो है ये, इन लोगों को भी जब शामिल किया गया छोटी जातियों के अंदर में, तो धीरे धीरे हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन के अंदर में या 1 साल 2 साल के अंदर में हुआ, धीरे धीरे ये लोग ज्वाइन करते गए। ठीक है, घुलते मिलते गए, जैसे जैसे ब्राह्मणवादी विचारधारा बढ़ती गई और ये लोग कास्ट सिस्टम का पार्ट बनते गए, इन लोगों को छोटी वाली जाति सिस्टम के अंदर में ही रखा गया इन लोगों को। रिमझिम सीटेट पेपर 2 दे रहे हो, बीपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो दोनों पे भी फोकस किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ आप लोगों को ना कुछ कास्ट के कुछ जनजातियों के बारे में बताना चाहता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप लोग जो है ना मस्त पैकी अब एक कहानी सुनो। ठीक है, कहानी सुनो आप लोग, 2 कहानी आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनो। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स।
ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा मैं कुछ जनजातियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो ये गोंड जो जाति है आप लोगों की, गोंड जनजाति, ये आप लोगों की कहाँ रहती थी, ये आप लोगों को थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये मैप आप लोग देखोगे तो यहाँ जूम अगर मैं करूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ना ये गोंडवाना इलाका दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को ये गोंडवाना, यहाँ पर में गोंड लोग रहते थे। इस इलाके को गोंडवाना कहा ही जाता था, गोंडवाना, क्योंकि यहाँ गोंड जनजाति जो है बड़ी जो है संख्या में रहती थी। गोंडवाना, गोंड, ठीक है, गोंड, गोंड जाति के लोग, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखना है सभी लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से हिंदी वाले मैप के अंदर में भी दिखा दूं आपको, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये मध्य भारत के अंदर में रहते थे गोंडवाना लोग, गोंड लोग। ठीक है, मध्य भारत के अंदर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जो इलाका है ना, उस इलाके के अंदर में ये गोंड लोग रहते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस इलाके में के अंदर में, इस इलाके के अंदर में गोंड लोग रहते थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अब ये गोंड लोगों के बारे में क्या चीजें हैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसी व्यवस्था थी इन गोंड लोगों की। तो जिस रीजन में ये लोग रहते थे, जिस इलाके में ये लोग रहते थे, उस इलाके को गोंडवाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोंडवाना। उस इलाके को आप लोग कहते थे गोंडवाना। ठीक है, ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों का? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथे जगह, बार बार अलग अलग जगह पे जाके खेती करना। ठीक है, अलग अलग जगह पे जाके खेती करना, जिसको स्थानांतरित खेती भी बोलते हो आप लोग, स्थानांतरित खेती। ठीक है, कर्तन और दहन की खेती भी बोला जाता है, क्योंकि पहले जिस जगह पे जाते हैं आप लोग, वहां के पेड़ों को काट दिया जाता है, कर्तन कर दिया जाता है, और फिर बाद में जो बच जाता है नीचे में उसको आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है, और उसकी ऐश को सब तरफ बिखेर देते हैं। कर्तन और दहन की खेती, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में उसको झूम की खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग किया करते थे। अब ये लोग भी ऐसा नहीं कि गोंड लोग जो थे, गोंड लोग एक एक ही जनजाति थी पूरी। गोंड भी बहुत सारे छोटे छोटे इलाके में फैला हुआ था, छोटे छोटे क्लैंस, कबीले उनके बने हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा गोंडवाना इलाका है आपका, जहाँ गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, ये भी छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। मान लो ये छोटे छोटे कबीले हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, हर एक ग्रीड जो देख रहे हो, मान लो कि ये एक एक कबीला है गोंड लोगों का। हर कबीले का एक राय या फिर राजा हुआ करता था, हर कबीले का। ये गोंड लोग है, इनका आपस में कबीले बटे हुए थे गोंड लोगों के। ठीक है, हर कबीले का अपना खुद का एक राय या फिर राजा हुआ करता था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, राय या फिर राजा हुआ करता था। अब देखिए फ्रेंड्स, जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, पूरे मतलब भारत के अंदर में दिल्ली सल्तनत का शासन था जब, तब उस समय में गोंड लोग जो है, ठीक है, बढ़िया से रह रहे थे। दिल्ली सल्तनत वालों ने, जो दिल्ली सल्तनत के अलग अलग राजा हुए, चाहे वो तुर्की वंश के शासक हो, चाहे खिलजी वंश के हो, चाहे तुगलक वंश के हो, इन लोगों ने गोंडवाना लोगों के, गोंड लोगों के अंदर में ज्यादा हस्तक्षेप किया नहीं उन लोगों ने। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, वैसे ही फ्रेंड्स क्या हुआ कि गोंड जो बड़े गोंड राजा हुआ करते थे, जो बड़े गोंड किंगडम थे, बड़े वाले जो गोंड किंगडम थे, उन लोगों ने छोटे वाले गोंड किंगडम लोगों के ऊपर में जो है हमला करना, उनको सताना स्टार्ट कर दिया, अपने कबीले को बड़ा करने के लिए। इस तरीके की हरकतें यहाँ पर में स्टार्ट हो गई थी। तो दिल्ली सल्तनत के खत्म होते होते जो बड़े गोंड किंगडम थे, उन्होंने जो छोटे गोंड किंगडम हुआ करते थे या गोंड चीफ हुआ करते थे, उनके ऊपर में डोमिनेट करना, उनको सताना, या उनके ऊपर में जो है थोड़ा सा जो है हावी होना स्टार्ट कर दिया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो गोंडवाना किसको कहते हैं? वह वन क्षेत्र या वो इलाका, वो जंगल का इलाका जहां पर में गोंड लोग रहा करते थे। ठीक है, ये लोग स्थानांतरित खेती करते थे, ये याद रखना है। कई छोटे छोटे कबीलों में विभाजित था, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर में छोटे छोटे कबीलों में विभाजित था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पतन के समय में गोंड राज्य जो है, उसके बड़े जो गोंड किंगडम हुआ करते थे, बड़े वाले जो गोंड किंगडम थे, ठीक है, बड़े वाले गोंड किंगडम वो छोटे वाले गोंड किंगडम के ऊपर में हावी होने लगे थे। ये याद रखेंगे आप लोग। गोंडवाना का मतलब ही होता है गोंड लोगों के द्वारा बसाया गया देश, कंट्री। ठीक है, इनहिबिटेड बाय गोंड्स, गोंड लोगों के द्वारा बसाया गया देश, या जो लोग गोंड है उन लोगों का, उसको गोंडवाना बोला जाता है। ठीक है, गोंड लोगों का। और हर कबीले का क्या होता था? एक अपना खुद का राजा या राय हुआ करता था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अकबरनामा आपको पता है फ्रेंड्स? अकबरनामा, ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। उसने गोंड किंगडम के, एक गोंड किंगडम के बारे में बताया जिसका नाम है गढ़कटंगा, गोंड किंगडम। ठीक है, मैंने आपको बताया ना बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, वैसे ये कबीला था गढ़ कटंगा। क्या नाम था उसका? गढ़ कटंगा। ये गढ़ कटंगा के अंदर में 70,000 विलेज थे, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा होगा ये। ठीक है, तो गढ़ कटंगा। वैसे गोंड लोगों में ऐसा था कि अगर 12 विलेज का कोई एक कबीला है, छोटा सा कबीला है, तो उसको बरहोद बोलते थे। 84 विलेजेस है अगर उसके अंदर में, तो उसको 84 बोला जाता था। और अगर हजारों गांव है उसके अंदर में, हजारों गांव, ठीक है, तो उसको गढ़ बोला जाता था।
ठीक है। तो गढ़ कटंगा, कटंगा नाम का जो गढ़ था, ठीक है, उसमें करीब 70,000 विलेजेस हुआ करते थे। इसके बारे में अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। जो राज्य था गढ़ों में विभाजित था, अलग अलग गढ़ थे, अलग अलग जो है जैसे गढ़ कटंगा है वैसे अलग अलग गढ़ हुआ करते थे। गढ़ कटंगा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं या गोंड लोगों की व्यवस्था के बारे में आपको बताऊं, तो ये एक इक्वल सोसाइटी थी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था, जात पात वाली व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फ्रेंड्स अब ये क्या हुआ, अनइक्वल सोसाइटी, अनइक्वल सोशल क्लास के अंदर में जो है वो डिवाइड हो गई। मतलब इक्वल सोसाइटी थी, मतलब कि सब कोई ऊंची जाति नीची जाति हुआ नहीं करती थी वहां पर में। ब्राह्मण लोगों को जब यहाँ पर में आगमन हुआ या ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ इस इलाके के अंदर में, गोंड लोगों के इलाके के अंदर में, ठीक है, ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रसार प्रसार हुआ, तो जो इक्वल सोसाइटी थी अब वो अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड हो गई। कुछ छोटे गोंड, कुछ बड़े गोंड, ठीक है। जो गोंड चीफ थे, जो गोंड सरदार हुआ करते थे, उन लोगों ने ब्राह्मण लोगों को दान में जमीनें दी। क्यों दी? कि ब्राह्मण लोग हम लोगों को जो है राजपूत घोषित कर दे, ठीक है। गोंड राजा यहाँ पर में वो ब्राह्मण को खुश करने के लिए कि ब्राह्मण मेरे को राजपूत घोषित कर दे कि मैं राजपूत हूं करके, ओके, ऐसा घोषित कर दे। तो ब्राह्मण लोगों को दान में जमीनें देना स्टार्ट कर दिया गोंड लोगों ने। छोटे, कुछ छोटे कबीले जो थे जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, वो लोग छोटे गोंड लोग कहलाए, कुछ बड़े गोंड लोग गोंड हुए। तो इक्वल सोसाइटी जो हुआ करती थी वो अनइक्वल सोशल क्लास के अंदर में डिवाइड होना स्टार्ट हो गई जब से ब्राह्मण लोगों का वहां पर में आगमन हुआ उस इलाके के अंदर में, ठीक है। एक गोंड जो है कहानी है बड़ी फेमस सी, जो आप लोगों ने याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है। क्योंकि एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। गढ़ कटंगा की कहानी है ये, बस रो मत देना आप लोग यार, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ना गढ़ कटंगा जो था, ठीक है, गढ़ कटंगा, वहां का एक राजा था जिसका नाम था अमन दास, ठीक है, गोंड राजा था गढ़ कटंगा का। उसने संग्राम शाह की उपाधि ली थी, ये याद रखेंगे आप लोग। तो अमन दास जो था, बड़ा ही मशहूर राजा था अमन दास गढ़ कटंगा का। उसने संग्राम शाह की उपाधि ली थी, शाह की संग्राम शाह की उपाधि उसने धारण की थी। अब अमन दास का एक बेटा था दलपत। अमन दास ने अपने बेटे के लिए जो दुर्गावती है, प्रिंसेस दुर्गावती, ठीक है, जो राजकुमारी दुर्गावती थी, उससे अपने बेटे दलपत की शादी करवा दी। ये जो दुर्गावती थी ना, चंदेल राजपूत जो थे, ठीक है, महोबा के, उनकी बेटी थी ये, ओके। साल बहन करके राजा हुआ करते थे, ठीक है, चंदेल राजपूत थे वो, उनकी बेटी थी दुर्गावती। उनसे अपने बेटे दलपत की शादी करा दी। तो दुर्गावती और दलपत, अब शादी हो गई इनकी, ठीक है। ये राजपूताना की थी, ये जो है गोंड जनजाति था, लेकिन दोनों की शादी हो गई, मस्त पैकी दोनों जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। इसी वजह से उनका एक बेटा भी हो गया, ठीक है, जिसका नाम था वीर नारायण, बेटा हो गया। लेकिन फ्रेंड्स दलपत की जल्दी ही मृत्यु हो गई, ठीक है, दलपत की मृत्यु हो गई। अब दुर्गावती जो है, क्योंकि अमन दास जो है वो भी मर चुके थे, दलपत ही राजा बना था उनके बाद में, दलपत की मृत्यु हो गई। तो दुर्गावती जो थी, उन्होंने जय माहिष्मती, आज से आपके नए राजा होंगे, ठीक है, अमरेंद्र वीर नारायण या फिर वीर नारायण, अपने बेटे को, 5 साल के बेटे को राजा घोषित कर दिया और उसके बिहाफ में वो राज करने लगी। जैसे वो उसने किया था ना, मैडम ने, कौन सी वाली मैडम थी आपकी, नाम क्या था मैडम का, बाहुबली के अंदर में, शिवगामी देवी, ठीक है। थैंक यू सोनम वर्मा जी। तो वो शिवगामी देवी टाइप का जो है, वो रानी दुर्गावती जो है, वो वीर नारायण को राजा घोषित कर दिया और खुद जो है वो राज करने लगी शिवगामी देवी के जैसे। उसने 5 साल का लड़का था यार, उसी समय दलपत की मृत्यु हो गई। अब जैसे मुगल फोर्सेस को पता चला कि दलपत जो है वो चले गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, एक लड़की है बस, एक महिला है जो शासन कर रही है, रानी दुर्गावती, ठीक है। तो क्या हुआ, मुगल फोर्सेस जो है उसने गढ़ कटंगा पे हमला कर दिया। आसफ खान करके एक मुगल जनरल थे, एक मुगल सेनापति थे, उन्होंने गढ़ कटंगा के ऊपर में हमला कर दिया। रानी दुर्गावती के सामने जो है 2 चांस थे, या तो वो सरेंडर कर दे, ठीक है, या तो फिर लड़ते लड़ते मर जाए। उन्होंने जो है मरना पसंद किया, लेकिन उन्होंने जो है हार नहीं मानी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, रानी दुर्गावती जो है वो लड़ते लड़ते मर गई, और उनका जो बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, वो भी मर गया, ठीक है। तो रानी दुर्गावती मुगलों से लड़ते लड़ते मर गई थी, आसफ खान के नेतृत्व के अंदर में गढ़कटंगा के ऊपर में हमला हुआ था,
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। रानी दुर्गावती और उनका बेटा वीर नारायण दोनों मर गए। अब वीर नारायण, अब गढ़ कटंगा का करे क्या? गढ़ कटंगा तो बड़ा सा कटंगा गढ़ था, वो बड़ा एक गोंड किंगडम था। मैक्सिमम पार्ट जो था मुगलों ने अपने पास में रख लिया, मुगल लोगों ने अपने टेरिटरी में मिला लिया। और जो छोटा सा हिस्सा था गढ़ कटंगा का, वो वीर नारायण के एक अंकल थे, ठीक है, चंद्रा शाह नाम था उनका, ठीक है, उनको दे दिया कि भाई तुम इसके ऊपर में शासन करो करके, इस इलाके के ऊपर में। तो मुगलों ने मैक्सिमम पार्ट जो था गढ़कटंगा का रानी दुर्गावती और वीर नारायण के मरने के बाद में अपने राज्य में मिला लिया, छोटा सा पार्ट छोड़ दिया बस चंद्रा शाह के पास में। और वो भी मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि चंद्रा शाह को इसलिए दिया था उन्होंने वो राज्य, क्योंकि चंद्रा शाह ने जो है वो मदद की थी रानी दुर्गावती को हराने में, ठीक है, अपनी ही भाभी के खिलाफ जो है वो उसने वो मदद की थी यहाँ पर में हराने में उनको। तो चंद्रा शाह को जो है वो राज्य दे दिया, वीर नारायण का अंकल था वो। वीर नारायण मतलब वही छोटा सा बच्चा जो था ना, राजा बन गया था, जो 5 साल की उम्र में उसकी मम्मी शासन चला रही थी उसके बिहाफ में, उसमें ज्यादातर पार्ट मुगलों ने रख लिया। थैंक यू किरण जी। नाउ फ्रेंड्स, गढ़ कटंगा के बारे में आप लोगों को बताऊं तो गढ़ कटंगा बड़ा रिच स्टेट था, ठीक है, बड़ा रिच था, बहुत अमीर था। अरे भाई, चंदेल राजपूताना की बेटी एक जनजाति को बिहा दी गई, मतलब गढ़ कटंगा होगा कि नहीं होगा अमीर? बताओ, ठीक है, होगा कि नहीं होगा अमीर? अच्छा खासा अमीर राज्य होगा वो, तभी तो भाई राजपूताना ने अपनी बेटी को बिहा दिया, ठीक है, दुर्गावती को, एक जनजाति के साथ में, अमनदास संग्राम शाह के बेटे दलपत के साथ में। तो रिच स्टेट था। ये लोग क्या करते थे, ये इतने अमीर ऐसे हो गए थे क्योंकि इनके पास में टेक्निक थी, ये एलिफेंट पकड़ते थे और उसको दूसरे राज्यों को बेचा करते थे, एलिफेंट पकड़ के, ठीक है, हाथी पकड़ते थे और हाथियों को दूसरे राज्यों को बेचते थे, जिससे इनके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है, बहुत अमीर राज्य था ये गढ़ कटंगा। तो रिच था क्योंकि हाथियों को पकड़ते थे और हाथियों को बेचते थे ये दूसरे राज्यों को, और वो हाथी फिर उनकी सेना में काम आते होंगे, दूसरे राज्यों की सेना में। तो हाथियों को बेचने का बिजनेस इनका मस्त चल रहा था, ठीक है, इस वजह से बड़े अमीर था ये गढ़कटंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मुगल लोगों ने जब हमला किया तो उन्होंने जितने भी कॉइन्स थे, जितना भी इनका पैसा था गढ़कटंगा का, जितने एलिफेंट्स थे, सारे के सारे कैप्चर कर लिए और अपने साथ लेके चले गए, ठीक है, सारे के सारे वो लेके चले गए। तो गढ़ कटंगा जो था, जो छोटा सा बच गया था, ठीक है, चंद्रा शाह के नेतृत्व में, वो कमजोर हो गया। तो गढ़ कटंगा जो है, ठीक है, वो अब खत्म हो गया। गढ़ कटंगा अकेला थोड़ी था गोंड किंगडम के अंदर में, बहुत सारे और भी कटंगा और सारे गढ़ थे, बहुत सारे। गढ़ कटंगा उनमें से एक था। तो गोंड किंगडम जो था पूरा का पूरा, जो और भी छोटे छोटे गोंड राजा वगैरह हुआ करते थे, वो थोड़े समय तक सरवाइव करे, थोड़े समय तक वो स्ट्रगल करते रहे। लेकिन जो बुंदेल थे, जो मराठा थे, वो पावरफुल हो चुके थे, वो पावरफुल हो चुके थे। तो उनके खिलाफ अब जो बाकी के बचे कुछ गोंड लोग थे, गोंड राज्य थे, वो जीत नहीं पाए, ठीक है, वो अनसक्सेसफुल हो गए, क्योंकि उनसे ज्यादा पावरफुल थे बुंदेल लोग, मराठा लोग। बुंदेल, वो पता है ना आप लोगों को, बुंदेल राजकुमारी थी आपकी मस्तानी बाई, ठीक है, बुंदेल राजकुमारी थी ना, माजीराव मस्तानी मूवी में आपने देखा होगा, मराठा पेशवा था, बुंदेल की राजकुमारी थी मस्तानी, आपको पता होगा। तो बुंदेल मराठा ये सब स्ट्रांग हो रहे थे उस समय में। तो जो बाकी के बचे कुछ गोंड किंगडम थे, वो भी खत्म हो गए, ठीक है, अपने से मजबूत जो मराठा और बुंदेल लोग हैं उन लोगों से संघर्ष करते करते वो लोग भी खत्म हो गए। अब इस पर एक क्वेश्चन आया था, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से, ठीक है, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, ठीक है, कौन सा वाला कथन सही है? यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, मतलब और शक्तिशाली हो गया। यह एक समृद्ध राज्य था, इसे जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों को निर्यात करके धन कमाया। मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। यह राज्य केवल नगरों से बना हुआ था, नगर में बसा हुआ था, मतलब शहरों में बसा हुआ था, सिटीज में। अरे जंगल में था यार, जंगली इलाका था, जंगली हाथी पकड़ते थे तो जंगल में था ना, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, यहाँ पर में आप लोगों का मुगल सेनाओं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक समृद्ध राज्य था आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप लोग। जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों को निर्यात करके इन्होंने बहुत धन कमाया था, तो ये सेकंड वाला आप लोगों का सही है बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों का पॉइंट था जो आप लोगों ने याद रखना है। अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक बचता है अहोम्स वाला, ठीक है। तो अहोम की जो स्टोरी है आप लोगों की, ये मैं आप लोगों को एक और लेक्चर के अंदर में सुनाऊंगा, क्योंकि अहोम जो है वो इसके अंदर में से भी काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, और आप लोगों को जो है अहोम के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। तो अहोम लोगों की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 3 के अंदर में सुनाऊंगा इसकी, ताकि आप लोग जो है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर में रिवीजन कर सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गोंड लोगों के बारे में आप लोगों ने पूरा का पूरा अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है जो मैंने आप लोगों को समझाया है गोंड लोगों के बारे में, ठीक है। अहोम्स आप लोगों का बचता है, अहोम्स के बारे में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे स्टोरी फॉर्म के अंदर में, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट।